अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सिरोसिस लीवर सिरोसिस की पैथोजेनेसिस को जो है ना डिस्कस किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे थे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ा था कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। दैट इज़ द एंड स्टेज लिवर डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रॉनिक लिवर सेल डैमेज दैट लीड्स द स्कारिंग एंड फाइब्रोसिस प्रोसेसेस। ठीक है, उसके अलावा सिरोसिस जो है ना एक इरिवर्सिबल क्रॉनिक पैरेनकाइमल डिजीज होती है। उसके नतीजे में लीवर सेल की नेक्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस होती है, स्कारिंग होती है। ठीक है, स्कारिंग होगी, फाइब्रोसिस होगी, न्योड्यूल्स फॉर्मेशन होगी, जो लीवर की नॉर्मल शेप है वो टोटली चेंज हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे हेपेटिक फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। और उसके अलावा हमने इसकी ईटियोलॉजी को, कॉमन काजेज़ को, हर चीज़ को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमने जो मज़ीद थोड़ा सा पैथोजेनेसिस को डीप में डिस्कस करना है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इसकी शॉर्ट इंट्रो लिया था, एक स्केच लाइक बना के लेबल लेबल करके जो है हमने इसको देखा था। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत बात की कि कोई भी लीवर है अगर उससे इंजरी होती है, ठीक है, टिश्यू रिपेयर का काम वो कर रहा होता है, या उसके अंदर कोई भी क्रॉनिक इंजरी हो जाती है किसी भी वजह से, किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी डिजीज़ की वजह से, उसके नतीजे में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, हमने ये बात डिस्कस की थी लास्ट टाइम पे भी। तो उसके बाद में क्या होता है कि डेपोजिशन होती है, मैट्रिक में नेक्रोसिस होती है, एंजियोजेनेसिस होती है, फाइब्रोसिस होती है, कोई भी इंजरी हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है, पोप्टोसिस हो गई है, जो सेल कंटेंट है वो रिलीज होता है, कुछ ऑक्सीजन स्पीशी रिलीज होती हैं। जब हेपेटोसाइट बेसिकली हेपेटोसाइट जो वर्किंग नॉर्मल सेल्स होते हैं लीवर के, वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो सेक्रेट करते हैं पैराक्राइन को, पैराक्राइन ने एक्टिवेट करना होता है। पैराक्राइन ने बेसिकली एक्टिवेशन करनी होती है सिलेट सेल की या दूसरे कुफर सेल जो भी वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर तो हेपेटिक सिलेट सेल या टिश्यू मैक्रोफेजेस होते हैं, उनका काम होता है कि उन्होंने फैगोसाइटोस करना है अपोप्टिक सेल को, या वो सेल जिनकी नेक्रोसिस हुई हुई होती है। आगे जैसे ही जो है सिलेट सेल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, तो वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा को रिलीज कर देंगे, सिक्रीट कर देंगे। आगे वो जो है रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने वहाँ पे जो कोलेजन है उसकी सिंथेसिस करवानी होती है, वहाँ पे उसकी डेपोजिशन होगी, कोलेजन की फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे ये फाइब्रोसिस ज़्यादा होगी, डेपोजिशन होगी, अकोमुलेशन होगी, उसके नतीजे में जो प्रेशर है वो साइनोसाइड एज इट ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, यहाँ पे जो साइनोसाइड है बेसिकली ये वाले, यहाँ पे जो ऊपर से नीचे प्रेशर बिल्डअप होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गैप जंक्शंस होते हैं, तो जिन्हें हम फेनेस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे ही जो प्रेशर है वो बिल्ड होगा साइनोसाइड पे, तो वहाँ जो जो फ्लूइड है वो ओज आउट होगा और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वहाँ पे ये उनकी वजह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को जो है वो डिटेल में बात करनी थी कि ऐसा एग्जैक्टली होता क्यों है। जैसे ही जो है जो बेसिकली जो सिलियर सेल हैं एग्जैक्टली वो क्या होते हैं, हम ज़रा उनको देख लेते हैं। सिलियर सेल दैट आर दी क्विसेंट फाइब्रोब्लास्ट that normally reside in the sinusoidal walls within the subendothelial space of the dice. ठीक है, this is the space of dice. Ciliate cell activated by the inflammatory mediators to commence collagen synthesis. एग्जैक्टली इन्होंने ही कोलेजन की सिंथेसिस जो है करवानी होती है। ठीक है, जब जैसे ही डेपोजिशन होगी कोलेजन की स्पेस ऑफ डाइस में, वहाँ पे पैराकाइमल सेल्स में, फेनेस्ट्रेशन में, उसके बाद में ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा। साइनोसाइड स्पेस जो है वो बिल्कुल एक कैपिलरी की तरह हो जाएगी। वहाँ पे जो चैनल हैं और जो उन्होंने वहाँ से चीज़ें एक्सचेंज करनी होती हैं मटेरियल या कोई भी स्लोबिलिटी का उन्होंने प्रोसेस करना होता है, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, हेपेटोसाइट के और प्लाज्मा के दरमियान। उसके बाद में क्या होता है, इन पर्टिकुलर हेपेटोसेलुलर सिक्रेशन ऑफ द प्रोटीन लाइक अल्ब्यूमिन क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक लाइपोप्रोटीन, वहाँ पे ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। एज वेल मेजर सोर्स ऑफ द एक्सेस कोलेजन इन सिरोसिस दैट इज द प्री साइनोसोडल सिलिएट सेल। देन इसके बाद में क्या होगा कि the major source of the excess collagen in the cirrhosis is the pre-sinusoidal ciliate cell which lie in the space of dyes. This is the space of dyes. उसके बाद में क्या होगा, नॉर्मली इसका फंक्शन ये होता है कि इसने ना स्टोर करना होता है विटामिन ई को, फैट को। ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिरोसिस दे बिकम एक्टिवेटेड
तो उसके अंदर बेसिकली क्या होगा कि वहाँ पे माइटोटिक एक्टिविटीज़ होंगी उन एरियाज़ में, वहाँ पे काइमल फाइब्रोसिस होगी, वहाँ पे शिफ्टिंग शफलिंग होगी, रेस्टिंग स्टोर लाइपोसाइट्स जो होंगे वो जो हैं ट्रांजिशनल फाइब्रोब्लास्ट फिनोटाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी, वहाँ पे ज़्यादा सिंथेसिस इंक्रीज कैपेसिटी फॉर द सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इन सारी चीज़ों के बाद आज जो है ये सारा प्रोसेस हमने अच्छे तरीके से देख लिया कि ये सब कुछ क्यों होता है, कैसे होता है। उसके बाद में जैसे ही हमने ये बात की थी कि जब प्रेशर जो है बिल्ड हो जाएगा उसके नतीजे में जो वहाँ पे फ्लूइड है फिल्ट्रेशन गैप जंक्शन से वहाँ से फ्लूइड जो रिलीज होने लग जाएगा, उसके बाद बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, असाइटीज़ हो सकती हैं, हेपेटोमेगली हो सकती है, ठीक है वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ पे अगर पैथोलॉजी की बात करें तो मॉलिक्यूलर न्यूड्यूल्स बनते हैं, मैक्रो भी होते हैं, माइक्रो भी होते हैं, बेसिकली जो कि किसी भी बाइलरी ट्रैक्ट डिजीज़ की वजह बनते हैं, या वहाँ पे कोई भी क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस जो है वहाँ पे अटैक करेगा तो ये सब कुछ हो जाएगा। तो ये जो है पिछले 2 लेक्चर्स में हमने बहुत अच्छे तरीके से इस सारी ईटियोलॉजी को कंप्लीट डिस्कस किया था। आज जो है हमने जो बात करनी है, हमारा जो आज का परफेक्ट टॉपिक है, इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन कि हमने इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, हमने असेस कैसे करना है सेवेरिटी को, ठीक है, लीवर फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीरम एल्ब्यूमिन और पीटी होता है ना वो इंडिकेट कर रहा होता है लीवर फंक्शन को, ठीक है। तो हमारे पास ये होगा कि सीरम अमाइनो ट्रांसफरेज एएलटी एएसटी अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो स्लाइटली एलिविएट हो जाएगा। हमारे पास जो सीरम एल्ब्यूमिन होगा वो कम हो जाएगा, सीरम ग्लोबुलिन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब जब लीवर डिसफंक्शन हो जाएगा तो वहाँ पे एल्ब्यूमिन की सिंथेसिस कम हो जाएगी, उसके नतीजे में जो ग्लोबुलिन होगा ना उसकी सिंथेसिस सिर्फ हमारे पास लिम्फोइड टिश्यू में ही हो रही होगी। उसके बाद जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो भी प्रोलॉन्ग हो जाएगा। सीरम बिलीरुबिन ज़्यादा भी हो सकता है और नॉर्मल भी रह सकता है, ठीक है। Serum electrolyte low sodium indicates severe liver disease due to defect in the pre-water clearance excess diuretic therapy. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अलावा कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन टेस्ट हो सकते हैं हमारे पास ये देखने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि किस स्टेज पे जो लीवर सिरोसिस है वो हो रही है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लो सीरम सोडियम इंडिकेट दैट सीवियर लीवर डिजीज, अभी मैंने आपको बताया। ब्लड सीपीसी भी करवा सकते, सीबीसी करवा सकते हैं हम। अनीमिया जो है अनीमिया होगा ड्यू टू हाइपरसेप्लेनिज्म और ब्लड लॉस। WBC का काउंट कम होगा ड्यू टू हाइपरसेप्लेनिज्म और इंक्रीज ड्यू टू इन्फेक्शन और मे बी नॉर्मल। प्लेटलेट काउंट कम होगा ड्यू टू हाइपरसेप्लेनिज्म, ठीक है। अगर हम इमेजिंग टेक्निक की बात करें, अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। तो अल्ट्रासाउंड बेसिकली अपर एब्डोमेन का होगा, वहाँ पे क्या क्या हम देख सकते हैं, सिरोटिक चेंज देखेंगे, लीवर में पोर्टल वेन डायलेशन देखेंगे, सप्लेनोमेगरी की कंडीशन देखेंगे, ठीक है। ट्रांसिएंट इलेस्टोग्राफी तो उसका ये होता है कि अगर हमने बायोप्सी ना करानी हो तो हम ये जो है इलेस्टोग्राफी करवाते हैं। सीटी स्कैनिंग में ये बेसिकली होता है, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें हेपेटो स्प्लेनोमेगली की कंडीशन को देखते हैं, सिवेरिटी को देखते हैं, डायलेटेड कोलेटरल को देखते हैं क्रॉनिक लीवर डिजीज में। उसके अलावा एंडोस्कोपी में ये होगा कि डिटेक्शन होगी या ट्रीटमेंट करेंगे। वेरेसिस इसोफेजियल वेरेसिस होती है जो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही होती है उसको देखने के लिए, या पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी को देखने के लिए। एमआरआई स्कैनिंग बहुत यूजफुल है कि कोई भी मेलिग्नेंट होगा या कोई भी बिनाइन ट्यूमर होगा उसकी डायग्नोसिस के लिए जो है एमआरआई स्कैनिंग करवाई जाती है। उसके अलावा अब बेसिक अगर हम इसके अलावा कुछ और बात करें, अपर जीआई एंडोस्कोपी होती है, उसमें एसो फेगो गैस्ट्रोस्कोपी की जाती है ये कंफर्म करने के लिए कि वहाँ पे वायरसेस हैं नहीं है, या वहाँ पे पोर्टल हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन अगर तो 400 मिलीलीटर होती है, दैट इज स्ट्रॉन्ग सजेस्टिंग दैट कि वहाँ पे जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा प्रेजेंट होता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है। उसके अलावा अगर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी होती है मजीद, हम वायरल मार्कर्स को देखते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। सीरम, ठीक है, सीरम एंटीबॉडीज देखते हैं जो कि पॉजिटिव आएगा। सीरम इम्यूनोग्लोबिन देखते हैं, आयरन एंडाइसिस देखते हैं, फेरिटन देखते हैं, कॉपर सीरिलोप्लाज्मिन देखते हैं, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सन जो कि हमने कॉमन काज में भी इसको डिस्कस किया था, जेनेटिक मार्कर्स देखते हैं।
ये जो उसके अलावा सीरम, आयरन देखते हैं, सब कुछ इंडिकेट कर रहा होता है कि ये जो पेशेंट है, ये बहुत ही सीवियर डिज़ीज़ की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लीवर बायोप्सी कराते हैं, अगर हम स्टेजेस को डिस्कस करते हैं कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड लीवर सिरोसिस, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंपनसेटेड की बात करते हैं तो उसमें ये होता है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, जो होते हैं वहाँ पे बीमारी जो है हमें पता नहीं चल रहा होता कि इस बंदे को बीमारी है, लिवर सिरोसिस है या नहीं है। तो जब उसके टिश्यूज़ की बायोप्सी कराई जाती है तो फिर पता चलता है कि भई वाक़ई ये बंदा इस स्टेज पे है और इसका जो जीने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो इतना रह गया है, लाइक कि जो बंदा कंपनसेटेड स्टेज पे होगा, उसकी बायोप्सी पॉज़िटिव आएगी और 9 से 12 साल तक वो ज़िंदा रह सकता है। लेकिन जब हम डीकंपनसेटेड की बात करते हैं, डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस की, तो जो पेशेंट है उसके सारे सिम्पटम्स शो होने लग जाएँगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें जॉन्डिस अपीयर होगा, उसके बाद में एडीमा, असाइटिस, एन्सेफेलोपैथी, वेरिसिस, एसोफेजियल वेरिसिस, ये सब कुछ हो सकता है, उसके सारे टेस्ट पॉजिटिव आएँगे, ठीक है? वो जो पर्सन है वो 6 से 9 साल तक जो है सर्वाइव कर सकता है। जब हम इसकी कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड लिवर सिरोसिस की बात कर रहे होंगे, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। और अगर हम बात करते हैं लिवर बायोप्सी की, तो उसका ये मतलब होता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, ठीक है? कंफर्म करने के लिए कि डिज़ीज़ की सिवियरिटी क्या है। ये देखने के लिए कि वो मतलब अगर क्रोनिक वायरल हेपेटाइटिस है, उसे उसकी स्टेजिंग कौन-सी है, उसकी डायग्नोसिस किस लेवल पे चली गई है, उसमें मेकान्यूरोसिरोसिस है, तो वहाँ पे हम सैंपल्स लेते हैं और ये सब कुछ आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वो जो वायरस है बाइल डक्ट में है, एंजियोजेनिक स्ट्रक्चर सब कुछ हम उसमें जो है इसको देखते हैं। ठीक है? उसके अलावा हम जो है कुछ इंडिकेटर्स होते हैं सिरोसिस में, जो कि प्योर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर्स होते हैं। ब्लड टेस्ट की बात करें, लो एल्ब्यूमिन, लो सीरम सोडियम, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम दैट इज अबव देन 6 सेकंड एंड रेज कैरेटिनिन। क्लिनिकल में परसिस्टेंट जॉन्डिस होगा, ठीक है, फेलियर रिस्पॉन्स टू थेरेपी होगा, साइटीज होगा, हेमरेज होगी। उसके अलावा न्यूरोसाइकेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और परसिस्टेंट हाइपोटेंशन भी हो सकती है। उसके अलावा जो है अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक फैटी लिवर सिरोसिस, जो पेशेंट है अगर वो अल्कोहल ले रहा होगा तो उसमें ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट जो होगा, हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमने इसकी स्टेजेस को और कुछ इसके स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस करना है। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है।